तो गाइस फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाइए मेरे दोस्त। ठीक है, अभी आज का लेक्चर जो होने वाला है, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि वॉल्यूम 1 आपका खत्म हो चुका है क्लास 12 के फिजिक्स का। वॉल्यूम 1 में आपको चैप्टर 8 तक था, चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक था, जिसमें आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। उसमें कुछ टॉपिक जो है बचा हुआ है, जो डेरिवेशन टाइप का, वो एक एक करके पढ़ाएंगे। ठीक है, टेंशन मतलब बीच बीच में उसको क्लियर करते चलेंगे। ठीक है ना। तो आज हमारा चैप्टर 9 होने वाला है। जो चैप्टर 9 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, इसका नाम है ऑप्टिक्स, प्रकाश की यानी कि किरण प्रकाश के प्रकाश के यंत्र, यानी कि पूरे प्रकाश के बारे में पढ़ने और पूरे फिजिक्स का 40% यही कवर कर रखा है। ठीक है ना। पूरे फिजिक्स का यह दो चैप्टर, एक तो आपको किरण प्रकाश की प्रकाश के यंत्र, एक आपका है आपको तरंग प्रकाश की, यानी कि ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। दो आपको चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ये दोनों मिलकर ऐसे एक ही साथ पढ़ना होता है, लेकिन मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा। ठीक है, दोनों मिलकर 40% कम से कम आपको देख सकते हो, 40% पूरे फिजिक्स को कवर कर रखा है। आपको पढ़ना ऐसे 15 चैप्टर है, लेकिन यह सिर्फ दो चैप्टर 40% कवर कर पाता है। अगर इसको पढ़ लेते हो तो आप कभी भी फिजिक्स में फेल नहीं हो सकते। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इस चैप्टर का आपको लेके आए हैं, इस चैप्टर का जो भी लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर टाइप क्वेश्चन है, आई मीन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, उसको मैं लेके आया हूँ इस लेक्चर में। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है चैप्टर 9 है क्लास 12 के फिजिक्स का, जिसका नाम है किरण प्रकाश की यंत्र। इसको एक साथ ऑप्टिक्स कर सकते हैं। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। उससे पहले बस आपसे रिक्वेस्ट यही रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, साथ में आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, काफी आपके लिए सहायता हो जाएगा वहां से। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है, प्रकाश तंतु क्या है। देखिए प्रकाश तंतु कुछ इसमें बेसिक है टॉपिक, उसको हम छाट दिए हैं, क्योंकि बेसिक टॉपिक इसलिए छाट दिए क्योंकि आपने वो 10th में पढ़ रखा है और यह 12th में वो इसका कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए उस टॉपिक को हटा दिया है। ठीक है ना। तो प्रकाश तंतु क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश तंतु है क्या। चलो बात करते हैं। देखिए प्रकाश तंतु उच्च गुणवत्ता वाला क्या है, कांच से बना एक बहुत पतला पतला और लंबी क्या है, एक सुरंग मतलब लंबी एक संरचना है। सिंबल समझ लीजिए, हमारे प्रकाश तंतु क्या है, एक प्रकार का एक उच्च गुणवत्ता मतलब काफी हाई क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता वाला कांच से बना लंबी एवं पतली, क्या कहा, बहुत पतली एवं लंबी धागे नुमा संरचना क्या है, एक धागा की तरह संरचना है। ठीक है ना। धागे नुमा संरचना है जिस पर एक ऐसे पदार्थ का परत चढ़ाया जाता है, जिस पर एक ऐसे लेप चढ़ाया जाता है, एक ऐसे पदार्थ का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है ना। परत चढ़ाया जाता है जिसका अपवर्तनांक तंतु के अपवर्तनांक से कम होता है, प्रकाश तंतु कहलाता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं, सपोज देखिएगा कभी कभी प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक पर क्या कीजिए प्लास्टिक पर मोम पिघला कर डाल दीजिए, वो भी बरक जाएगा बेचारा। हाँ या ना। अब देखना, प्लास्टिक के बोतल में गर्म दूध डाल दिया जाए तो क्या होगा, आप बताओ। प्लास्टिक में बरक जाएगा, बरकेगा ना भाई। अगर प्लास्टिक के बोतल में गर्म तेल डाल दिया जाए तो ही बरक जाएगा, बरकेगा ना। तो आपको उसका अपवर्तनांक कम, प्लास्टिक का जितना वो गलनांक है उससे कम गलनांक उसमें डालोगे तो वह सह पाएगा। अगर उससे ज्यादा गलनांक वाला कोई पदार्थ उसमें डाल दिया जाए वो भी गल जाएगा। वही कहता है यहाँ पे कि उच्च गुणवत्ता वाला कांच से बना एक बहुत लंबी और बहुत पतली धागे नुमा संरचना है, जिस पर एक ऐसे पदार्थ का परत चढ़ाया जाता है, और वो परत जो होता है ना, उसका जो अपवर्तनांक है ना, वो तंतु, वो जो प्रकाश तंतु है उसके अपवर्तनांक से कम होता है। अगर उससे ज्यादा होगा तो उस तंतु को गला के रख देगा। है ना। तो वही कहता है अपवर्तनांक तंतु के अपवर्तनांक से कम होता है, प्रकाश तंतु कहलाता है। चलिए, यह डिफिनीशन तो आपने समझा, बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन आपको बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में 2012 के एग्जाम में पूछ रखा है। ये क्रांति कोण किसे कहते हैं। क्रांति कोण है क्या। देखिए क्रांति कोण आपतन कोण का वह खास मान। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण आपने 10th में खूब पढ़ा है, शायद इसमें हमको कुछ बताने की जरूरत है, मैं फिर भी बताता हूं। जब कोई सतह यानी कि कोई चमकीली सतह पर जब प्रकाश आपतित होता है, जब प्रकाश आपतित होता है तो क्या होता है, वो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह आपतित किरण है या प्रवर्तित किरण है। ठीक है ना। यह आपतित किरण है या प्रवर्तित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो भी कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, हाँ या ना, ये बताओ तो आप पता है आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, यह आपतन कोण सीधा कहा गया कि आपतन कोण का वह खास मान, यानी कि आपतन कोण जो आई है, आपतन कोण का आई से कहते हैं, आपतन कोण आई का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण,
तो यहाँ पे देखिए परावर्तन नहीं होता, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात हो रहा है, यानी कि इसमें जाएगा इस प्रकार से, ये थोड़ा सा दूर भागेगा तो सीधा क्या होता है, जिसमें अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। देखिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के करने का मतलब हुआ, जब यहाँ पे प्रकाश आपतित हुआ तो पुनः माध्यम में, लेकिन अगर अपवर्तन हो तो यह बेसिकली क्या होगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा। लेकिन सीधा कह रहा है जब आपतित किरण किसी सतह पर पड़ती है, यानी कि आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण जो आपको नीचे जो आया वो इसके लिए क्या 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री मतलब सीधा हो जाए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाने लगे। जब 90 डिग्री पर हो जाता है, यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसे हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। मैंने समझाया आपको, सीधा समझिए, मैं फिर से समझाता हूं। जब भी कोई आपतित कोई परावर्तक सतह इस पर प्रकाश पड़ेगा तो परावर्तन के बाद भागेगा, यहाँ एक अभिलंब होगा, इसके साथ जो कोण बनेगा हमारा आपतन कोण होगा। तो आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण, अपवर्तन इस प्रकार से होता है, ठीक है, तो अपवर्तन कोण भी इसके लिए यहां से खसक कर आपको यहां पर आएगा 90 डिग्री पर। जब 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, यानी कि जब 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तब उसको हम लोग कहते हैं क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष क्या है। और यह क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष क्या है। सिंपल है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। सीधा समझिएगा, देखिए एक वर्ष में यानी कि एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश दूरी को हम सेकेंड में मापते हैं, इस एक साल में कितना सेकेंड होता है ये ना, क्योंकि आपको पता है प्रकाश की जो चाल होता है, प्रकाश की चाल वो तो आपको पता है, कल भी मैं पढ़ाया था, प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁻⁸ आपको 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, एक सेकेंड में इतना दूरी तय करता है। तो एक साल में कितना सेकेंड होता है, तो एक साल में जितना सेकेंड होगा उतना से इसमें गुना हो जाएगा, तो आपको एक साल में तय की गई दूरी निकल जाएगा। हाँ या ना, समझना कि एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगर एक सेकेंड में प्रकाश इतना मीटर दूरी तय करता है तो एक साल में कितना दूरी तय करेगा, तो एक साल में कितना सेकेंड होता है। सबसे पहले हम दिन की बात करेंगे, एक साल में टोटल जो होता है, तो प्रकाश एक वर्ष यानी कि प्रकाश की चाल, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, एक प्रकाश वर्ष की बात करो। एक साल में टोटल 365 दिन होता है, 365 दिन, ठीक है ना, 365 दिन, 365 दिन होता है, हाँ या ना, होता है ना। अब इसको 65 को हमको 365 को हमको घंटा में चेंज करना है, 365 दिन होता है, दिन होता है, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो हम क्या करेंगे, 365 को 24 से गुना कर देंगे। देखो पहले ये दिन में था, 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 से गुना कर देंगे तो जितना प्राप्त होगा वह 365 दिन में जितना घंटा हो जाएगा। यानी कि एक वर्ष में कितना घंटा होता है, 365 गुने 24 इतना घंटा हो जाएगा। और एक घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट। अब 60 से गुना कर देंगे तो इसके लिए मिनट में चेंज हो जाएगा। एक वर्ष में इतना गुना करके जो भी प्राप्त होगा वो मिनट हो जाएगा, उतना मिनट हमारे एक वर्ष में होता है। मिनट को किस में सेकेंड में चेंज करेंगे, फिर 60 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। और इतना गुना करने के बाद जो हमको जितना प्राप्त होगा, एक वर्ष में, एक साल में सेकेंड प्राप्त हो जाएगा। 365 दिन होता है, दिन को आप लोग घंटा में चेंज करना है तो 24 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है। अगर घंटे को आपको मिनट में चेंज करना है तो एक घंटा में 60 मिनट होता है, इसलिए 60 से गुना करना। फिर घंटा को अगर आप सेकेंड में चेंज करना है तो एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, उसको 60 से गुना करेंगे तो सेकेंड में चेंज हो जाएगा। यह आपको एक वर्ष में टोटल आपको समय निकल गया। और प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10 पर आपको 10 मीटर पर सेकेंड होता है। यह एक वर्ष में तय की गई दूरी हो गया, इसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। वैल्यू ज्ञात करना बहुत ईजी है, आराम से ज्ञात कर सकते हो। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, इसमें नो डाउट, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। और साथ में देखो यह क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए पूर्ण होगा लेकिन आंतरिक परावर्तन होगा, परावर्तन तो है लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात किया गया। देखो यह 2016, 2021 साथ के जैक बोर्ड में भी 2009 में पूछा गया है, बीएसबी में 2 बार पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझिए। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है, समझिए, जब आपतन कोण क्रांति कोण क्या है,
तो आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। मैंने जस्ट पढ़ा दिया कि क्रांति कोण क्या, इसीलिए मैं उसको पहले डील किया, फिर आपको यहाँ पे पूर्णांतरिक परावर्तन लाया। ठीक है, तो आपतन कोण का वह खास मान, क्या कहा, आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 के बराबर हो जाता है। तो अब देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन की बात करते हैं। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, आपतित किरण विरल माध्यम में गमन नहीं कर पाता। आपतित किरण विरल माध्यम में गमन नहीं कर पाता है तथा सतह से टकराकर, समझिए ये आपका कोई सतह है, ठीक है ना, ये आपका कोई सतह है। अब मेरा थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है ना, ये कोई आपका सतह है, ठीक है, मान लेते पर आपतन कोण का मान जब क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है, जब कोई आप या आपतन कोण क्या है मैं समझा देता हूं। यह आपका आपतन कोण है, यह आपको अभिलंब है और इसके साथ जो कोण बना वो आपतन कोण बना है या ना। और जब इससे अपवर्तित होता है तो इस प्रकार से जाता है, और जब ये 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो यह हमारा क्रांति कोण हो जाता है या ना। तो अब सीधा कहता है कि आपतन कोण का मान जब क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है, जब आपतन कोण का मान जब क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है तो जो यह आपतित किरण है वह विरल माध्यम में नीचे नहीं आ पाता है, तो यह सतह से टकराकर पुनः वापस भाग जाता है। ये क्या करता है, ऊपर की ओर भाग जाता है, ये नीचे नहीं जा पाता है। ठीक है, किसके कारण, क्योंकि वो जब बराबर हो जाता है क्रांति कोण के मान के जब बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, आपतित किरण विरल माध्यम में गमन नहीं कर पाता है और सतह से टकराकर, ये सतह जो सरफेस आपको दिख रहा है, इस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लौट जाता है। इसी घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार समझने के प्रयास कीजिए, और इसमें से आपको याद रखना 4 क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ आपको ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन पूछेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टोटल आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना है, जिससे 2 लॉन्ग क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा। टोटल 20 आपको कितने जवाब देना है, 10 शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना है, जिससे 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएगा। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव यानी कि 35 जवाब देना है, इसमें से 15 ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेगा। तो सोच लो 15 नंबर और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 नंबर, 25 नंबर, और यहाँ पे कितना 4, 8 नंबर, 25 8 कितना होगा, यानी कि 35 नंबर यहाँ से पूछ देगा आपको। 35 से 40 नंबर सिर्फ इस चैप्टर से पूछता है, इसलिए इसको स्किप नहीं करना है दोस्त। चलो अब आता है एक वर्णीय प्रकाश स्रोत क्या है। एक वर्ण मतलब सीधा होता है। एक वर्णीय, आपने लेजर लाइट देखा होगा, लेजर लाइट गाना सुनने वाला ना, मार दिलक लेजर लाइट, ठीक है। चलिए, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत क्या है, तो प्रकाश का वैसा स्रोत जो एक ही तरंग लंबाई वाले प्रकाश को उत्सर्जित करता हो। सिर्फ एक तरंग, सिर्फ सिंपल एक लाइन में, जैसे कि लेजर लाइट देखते होंगे तो क्या होता है, प्रकाश को फैलाता नहीं है। किरण पुंज क्या है, किरण क्या है, सब आपको 10th में पढ़ना है। मैं उस चीज को यहाँ पे नहीं पढ़ाने लगूंगा तो फिर पता चलेगा 10th पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, जो एक ही लाइन में जब जाता है प्रकाश, एक किरण जब रेखा निकलता है, एक वर्ण में निकलता है, एक किरण को उत्सर्जित करता है, तो उसे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहते हैं। सिंपल है, जब वैसा प्रकाश स्रोत जो एक ही तरंग लंबाई के प्रकाश को उत्सर्जित करता है, क्या कहलाता है, हमारा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहलाता है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ने के प्रयास करें। कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैंगनी रंग तथा लाल रंग द्वारा उत्पन्न विचलन को, बीच के अंतर को हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे कि जब भी कोई प्रिज्म, समझिएगा इस चीज को, बहुत प्यारा वर्ण विक्षेपण आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी अभी पढ़ाएंगे। जिससे कोई प्रिज्म है, प्रिज्म 5 सतह से घिरा होता है, आपको पढ़ाएंगे। जब कोई प्रिज्म से हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, क्या करते हैं हम लोग, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, तो ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त होता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में। एक तो सबसे पहले ऊपर में होता है 7 अवयवी रंगों में, तो सबसे नीचे आता है बैगनी, ठीक है ना, सबसे ज्यादा झुकाव होता है बैगनी का, सबसे कम लाल का, ठीक है। तो सिंपल समझ लीजिए, इसके बीच में बहुत सारा रंग होता है, इसके बीच में बहुत सारा रंग होता है। मैं उतना दिखूंगा तो फिर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इस प्रकार से 3 3 6 एक साथ, एक और होगा, इस प्रकार से यहां प्राप्त होता है। तो इसमें सिंपल बात क्या है, यह श्वेत प्रकाश, यहां पे श्वेत प्रकाश, ये हमारा श्वेत प्रकाश है, ये हमारा प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म, ये हमारा प्रिज्म है, ये हमारा श्वेत प्रकाश है। तो आपसे कहा गया
जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी रंग, जो नीचे वाला रंग है बैगनी, ठीक है ना, बैगनी रंग और लाल रंग जो ऊपर वाला है, बैगनी रंग और लाल रंग, बैगनी रंग और लाल रंग द्वारा उत्पन्न विचलन, इसके द्वारा जो भी उत्पन्न विचलन है, जो अंतर है, विचलन है, उसी को हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये बहुत ईजी था आपके लिए। और इस प्रकार से देखो डिफिनेशन जब एक दिन में पढ़ोगे ना बहुत मजा आएगा, और इस चैप्टर का जो भी डेरिवेशन होगा काफी लंबा लंबा होगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। जहां पे डेरिवेशन आपको पढ़ाएंगे 6 से 7 डेरिवेशन बनता है इसमें, इसमें 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा। 6 से 7 पढ़ोगे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स आएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना, तो आपको स्किप नहीं करना है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या, चलिए बात करते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता की बात करते हैं तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य वर्ण विक्षेपण, और कोणीय वर्ण विक्षेपण अभी जस्ट पढ़ा दिया, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य वर्ण विक्षेपण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको हम लोग, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्य वर्ण विक्षेपण के अनुपात जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, इसको वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष को परिभाषित करें। इंद्रधनुष है क्या? देखिए इंद्रधनुष का डिफाइन रेनबो जो है उसको अपना से तरीका से कर सकते हैं, जरूरत नहीं कि हम जो कर रहेंगे वही करना है, आप कैसे भी कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है ना। डिफिनेशन इस प्रकार से लिखना है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, जब बारिश हो रही हो, जब हल्की हल्की बारिश हो रही हो या बारिश हो चुकी हो, समझिए इंद्रधनुष कब निकलता है, इंद्रधनुष जो होता है कब निकलता है बताइए। इंद्रधनुष जब आप देखने को मिलेगा कब, जब आपको मिलेगा जब बारिश थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही हो या थोड़ा थोड़ा बारिश होकर छूट चुकी हो। तो क्या होता है, तो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित धूल कण पर जब वह किरण पड़ता है तो उसका क्या होता है, प्रकीर्णन होने लगता है, जिससे वह हमको क्या इंद्रधनुष का सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से आप डिफिनेशन लिख सकते हो कि जब बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही हो या बारिश हो चुकी हो, तो जब हम सूर्य के पीठ की ओर, पीठ मतलब सूर्य इधर है, मतलब सूर्य इधर है तब इधर ना बनेगा, सूर्य इधर है तो इधर बनेगा, तो सूर्य की ओर हम पीठ करके खड़े होते हैं, तो वर्षा के बूंद पर जब सूर्य प्रकाश पड़ता है तो एक उसका उसका प्रकीर्णन होता है और एक आसमान में सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है, इसी को हम वर्ण विचय क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। डिफिनेशन देखते हैं कैसे लिखे, जब हल्की बारिश हो रही हो या वर्षा हो चुकी हो तो वातावरण में उपस्थित जल कण, वातावरण में उपस्थित बहुत सारा जल होता है, बहुत सारा धूल कण उपस्थित होते हैं, तो वातावरण में उपस्थित जल के बूंद पर सूर्य के प्रकाश पड़ती है तो प्रावर्तन अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, प्रावर्तन अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के कारण इंद्रधनुष का सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। मैंने वही बात बताया, क्योंकि जब उससे वर्षा के बूंद जो हमारे धूल कण उपस्थित रहते हैं वायुमंडल में, उस पर जब सूर्य प्रकाश पड़ता है तो उसका प्रावर्तन होता है, उसका अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, और तीनों घटना की वजह से एक हमारा इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष, एक द्वितीयक इंद्रधनुष। मैं दोनों पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले आपको प्राथमिक इंद्रधनुष को परिभाषा देना है, प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है, और साथ में दोनों में अंतर भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है, जब वर्षा की बूंदों पर, क्या कहा, जब वर्षा के बूंदों पर सूर्य के प्रकाश आपतित होती है तो दो बार अपवर्तन तथा एक बार पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। मैंने कहा जब वर्षा के बूंद पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सीधा कहिए, जब वर्षा के बूंद पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस पर क्या कहा, दो बार अपवर्तन, क्या कहा, दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्या होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। मैंने कहा जब वर्षा के बूंदे पर, वर्षा का जो बूंद होती है उस पर जब सूर्य प्रकाश पड़ती है या आपतित होती है, जब उस पर आकर पड़ती है तो दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन होता है, तो उसका हम लोग क्या होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष प्राप्त होता है। तो बहुत ईजी है, आराम से आप कर सकते हो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्वितीयक इंद्रधनुष क्या है। द्वितीयक इंद्रधनुष भी बहुत ईजी है, जब वर्षा के बूंदे पर प्रकाश आपतित होती है, प्रकाश की किरण जब सूर्य प्रकाश आती है तो क्या होता है, दो बार अपवर्तन तथा दो बार पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। बस इसमें डिफिनेशन में कोई फर्क नहीं है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष आपको पहचानना बहुत ईजी है, कि जब वर्षा के बूंदों पर जब सूर्य प्रकाश पड़ती है तो दो बार अपवर्तन और दो बार पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन होगा, तो द्वितीयक इंद्रधनुष। जब वर्षा के बूंद पर सूर्य की किरण आपतित होती है, चाहे सूर्य की किरण आती है
तो क्या होगा, 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो प्राथमिक इंद्रधनुष प्राप्त होगा। तो दीजिए, चलिए अब दोनों में अंतर कर लेते हैं। दोनों में अंतर भी करना जानना बहुत जरूरी है। अंतर क्या क्या है, तो सबसे पहला अंतर क्या है मेरे दोस्त, प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष, आराम से दिख रहा है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, इसमें 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। सबसे पहला कि प्राथमिक इंद्रधनुष में 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, देख लीजिए, ठीक है। और साथ में प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहरी किनारा लाल होता है। तो बाहरी किनारा क्या होता है, लाल होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहरी किनारा लाल होता है, तो द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहरी किनारा क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। इसकी बाहरी किनारा क्या हो जाता है, बैगनी होता है। इस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा आपसे कि आपको जो प्राइमरी इंद्रधनुष होता है, प्राइमरी रेनबो जो होता है, उसमें क्या होता है, बाहरी किनारा लाल होता है, और द्वितीय सेकेंडरी इंद्रधनुष होता है, सेकेंडरी रेनबो जो होता है, उसमें बाहरी किनारा बैगनी होता है, ठीक है। अब इसका दोनों में उल्टा हो जाएगा। जब आपको प्राइमरी इंद्रधनुष का बाहरी किनारा लाल होता है, तो आंतरिक यानी कि भीतरी किनारा क्या होगा, बैगनी होगा। तो भीतरी किनारा कैसी होती है, बैगनी होती है, हाँ या ना। और साथ में द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करूं तो द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, भीतरी किनारा हमारी पास क्या होती है, लाल होती है। इस पर जरूर ध्यान देना आप, क्योंकि इसमें 3 अंतर है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे 2 मार्क्स में, ठीक है ना। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और साथ में केकेजी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना है, कि ऐप पे भी क्लास डेली ले रहा हूं मैं, ठीक है। वहां से भी आप पढ़ सकते हो। साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने के प्रयास करें। हमारे पास अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से हमको बहुत सारे चीज हमको समझ में आता है। चाहे आप सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई के कारण हो, हमारा आसमान नीला दिखाई का कारण हो, बादल हमारा उजला दिखाई देने का कारण हो, बहुत सारा रीजन है जो हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। हमारे तारा जो टिमटिमाते हैं, तारा हमको टिमटिमाती हुई नजर प्रतीत होता है, हमारे प्रकीर्णन की वजह से ही होता है। और प्रकीर्णन हमारे बहुत, अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। प्रकाश प्रकीर्णन जब होता है तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है, जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश, जब जो भी, क्योंकि देखिए प्रकाश हमारे सूर्य से ही प्राप्त होता है। ऐसे आर्टिफिशियल प्रकाश तो बहुत प्रकार के हैं, चाहे बल्ब जला लो, हमारे अगल बगल में बहुत सारे बल्ब लगे हैं, तो ये आर्टिफिशियल यानी कि बनाया गया है, मानव निर्मित है। लेकिन हमको जो प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो प्राकृतिक स्रोत हमारे सूर्य ही है। सूर्य से ही प्रकाश हम प्राप्त कर सकते हैं, प्राकृतिक है हमारे, ठीक है। तो वह कहा गया है, जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, क्योंकि पृथ्वी पर एक वायुमंडल है, जहां तक ऑक्सीजन है वहां वायुमंडल है। जब भी हम सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण उन्हें क्या करता है, उसे प्रकीर्णित करता है। तो धूल कण उन्हें अवशोषित कर लेती है, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण, बहुत सारा वर्षा की बूंद अटकी हुई रहती है, और उस किरण को क्या करता है, अवशोषित करती है। कौन सी किरण के, प्रकाश की किरण को वह धूल कण क्या करता है, अवशोषित करता है। तो अवशोषित कर लेता है, और यह पुनः सभी दिशाओं में क्या करता है, फैलाता है, और सभी दिशाओं में उत्सर्जित करता है, यानी फैलाता है। और वायुमंडल में उपस्थित धूल कण द्वारा, देखो डिफिनेशन तो आप यहां से भी लिख सकते हो मेरे दोस्त, कि देखो यहां से भी लिख सकते हो, वायुमंडल में उपस्थित धूल कण द्वारा धूल कण द्वारा प्रकाश को पुनः, यानी कि प्रकाश को पूरा पुनः, यानी कि प्रकाश को पुनः उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, सीधा समझिए कि वायुमंडल में उपस्थित धूल कण द्वारा प्रकाश को पुनः उत्सर्जित करने की क्रिया को हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। या फुल डिफिनेशन लिखने के लिए आप सीधा लिख सकते हैं, जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश हमारे वायुमंडल में उपस्थित धूल कण उसे अवशोषित कर लेता है, और वह धूल कण उस प्रकाश को सभी दिशाओं में उत्सर्जित करता है। वायुमंडल के धूल कण द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में या पुनः उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश को प्रकीर्णन। तो इसको आप अपने तरीका से चाहे तो पूरा लिख लो, या आप यहां से भी लिख सकते हो। अगर जिसको याद नहीं है वो यहां से यहां तक भी लिखकर अपना काम चला सकते हैं 2 मार्क्स में, ठीक है। अब देखिए, प्रकीर्णन पढ़ लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, या रेलवे का सिग्नल लाल क्यों होता है। दोनों बात हुई है, मैं एक ही पढ़ाऊंगा कि खतरे का संकेत लाल क्यों होता है या रेलवे का सिग्नल लाल क्यों होता है। कि आपको ये 10th में पढ़ना है, लेकिन आपको 12th में यहाँ पढ़ना पड़ेगा। और ये 12th क्लास के देखो 2007-2018 में पूछा गया है। ऐसा नहीं कि केवल 10th में पूछे जाते हैं, 10th में तो पूछे ही जाते हैं, साथ में आपको 12th में ही पूछे जाएंगे खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, या आप रेलवे का सिग्नल लाल क्यों होता है। तो चलो पढ़ते हैं। सिंपल है मेरे दोस्त, क्या
खतरे का संकेत लाल होता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि लाल रंग हम बहुत दूर से भी देख सकते हैं, लाल रंग को बहुत दूर से भी देख सकते हैं, क्योंकि लाल रंग बहुत टहकार होता है, थोड़ा सा टहकार जानते हैं ना, टहकार सा होता है, एंड उसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, और तरंग दैर्घ्य बहुत होने से उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, एंड वो फैलता बहुत कम है और एक जगह गुटकिया लाता है, सीधा नजर आ जाता है। तो ये कहता है कि लाल रंग का संकेत, सॉरी, खतरे का संकेत लाल होता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अतः लाल रंग को हम दूरस्थ स्थान से, दूर से भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दूरस्थ मतलब दूर, दूर स्थान से भी हम स्पष्ट रूप से, या कोहरा में भी देख सकते हैं। जो कोहरा जानते हैं ना, कुहा, कुहा देख लिया ना, कुहा, जिसको हम हिंदी में शुद्ध हिंदी कोहरा होता है, तो कुहा में भी इसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बारिश में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वर्षा हो रही है फिर भी इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसी वजह से खतरे का संकेत लाल होता है। डिफिनेशन तो लिखना आपके हाथों में, बशर्ते आपको थोड़ी सी इस पे नॉलेज होना चाहिए बस। देखो सिंपल क्या है, खतरे का संकेत लाल होता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है ना। और लाल रंग को दूरस्थ स्थान से, यानी कि दूर से ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, एवं कोहरा में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसीलिए खतरे का संकेत लाल होता है। शायद डिफिनेशन सेम लिखा हुआ है, देखो, लाल रंग को दूरस्थ स्थान से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, यही कारण है कि इससे खतरे का संकेत लाल होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। हमारा जो आकाश होता है उसका रंग नीला क्यों होता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि आकाश हमको नीला क्यों दिखाई देता है, और इस सब का पीडीएफ आप मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप पे, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिए। आकाश हमको नीला क्यों दिखाई देता है, चलिए बात करते हैं। देखिए, जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण वायुमंडल में, क्या कहा, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो सभी रंगों का प्रकीर्णन होने लगता है। तो सब रंग क्या करता है, उस कण जो होता है, बहुत सारा वायुमंडल में बहुत सारा कण है, उसको अवशोषित करता है और सभी दिशाओं में फैलाता है, आई मीन उसको सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करता है। सीधा समझिए, जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो सभी रंगों का क्या होता है, प्रकीर्णन होने लगता है। सभी रंगों का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, ठीक है ना। सभी रंगों का प्रकीर्णन होने लगता है और विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन होने लगती है, ठीक है ना। चूंकि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य लाल रंग से कम होता है, क्योंकि नीले रंग का जो नीला रंग होता है ना, नीला रंग, उसका तरंग दैर्घ्य बहुत मतलब कम होता है, उतना भी कम नहीं होता जितना कि बुझावे नहीं करे। बैगनी का सबसे कम होता है जो पते नहीं चलता है, और नीला रंग का जो तरंग दैर्घ्य लाल रंग की तुलना में कम होता है, लाल रंग की तुलना में कम होता है। क्या कहा, नीले रंग का तरंग दैर्घ्य लाल रंग से कम होता है और प्रकीर्णन लाल रंग से ज्यादा होता है। क्या कहा, तथा नीले रंग का प्रकीर्णन लाल से अधिक होता है, क्योंकि नीला रंग का जो प्रकीर्णन होगा, फैलना जो फैलता है ना, नीला बहुत ज्यादा फैलता है, फैल जाएगा और उतना भी फैलेगा जितना आपको नजर आ जाए, लेकिन लाल रंग फैलता ही नहीं है, वो एक जगह ही रह पाता है। तो वही कहा, नीले रंग का तरंग दैर्घ्य, हाँ, नीले रंग का तरंग दैर्घ्य लाल रंग से कम होता है और नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग से अधिक होता है, यही कारण है कि आकाश हमको नीला दिखाई पड़ता है। मैंने आपको फिर से समझा दूं पहले, कि सीधा समझिए कि जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो सभी रंगों का प्रकीर्णन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो नीला रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, नीला रंग का तरंग दैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में क्या होता है, कम होता है, यह लाल रंग से कम होता है। और नीला रंग का प्रकीर्णन लाल रंग से क्या होता है, अधिक होता है, यही कारण है कि हमारा आकाश नीला प्रतीत होता है, ठीक है। देख सकते हो डिफिनेशन में। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है। इसका भी बहुत छोटा सा रीजन है, 10th में पढ़े होंगे। ये भी क्वेश्चन आपको 1984, 1993, 1997 और उसके बाद भी कितना बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्त, यह जरूर ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन कहा गया, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य हमारा लाल क्यों नजर आता है। तो बहुत ईजी है कि लाल इसलिए नजर आता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य काफी अधिक होता है, और जब सूर्य जब निकलता है तो वहां से जो आता है हमारे पास, जो सबसे पहले रंग आ पाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य काफी हार्ड होता है और दूर से ही हमारे नजर आ पाता है। सीधा क्या लिखिएगा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन नीले रंग से कम होती है, क्या होती है, नीले रंग से कम होती है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य नीले से अधिक होती है। उल्टा समझिए, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होती है और नीले रंग के अधिक होती है। तो क्या कहा, लाल रंग का प्रकीर्णन नीले से कम होती है, नीला से कम होती है, नीला से कम होती है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है अधिक होता है, किसकी तुलना में, नीला की तुलना में, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है नीला की तुलना में। यही कारण है कि यही कारण है कि नीले रंग ऊपर ही फैल जाती है,
ये आसमान में ऊपर ही फैल जाएगी और आसमान नीला देखकर नजर आएगा और लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। यही कारण है कि नीला रंग ऊपर ही फैल जाती है और लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, जिससे हम क्या होता है, जिससे हम सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है ना इजी। चलिए इसको आप आराम से याद कर पाओगे मेरे दोस्त, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीय विपतन त्रुटि कैसे कम किया जा सकता है। तो रंगीय विपतन त्रुटि को हम कम करने के लिए बहुत सिंपल सा उपाय है। तो रंगीय विपतन त्रुटि को दो समउत्तल लेंस, समउत्तल मतलब समतल और उत्तल, ठीक है ना, समउत्तल लेंस का उपयोग करके कम किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन 2010 के एग्जाम में पूछा गया है कि रंगीय विपतन त्रुटि को कैसे कम कर सकते हैं। याद रखना, रंगीय विपतन त्रुटि को दो समउत्तल लेंस का उपयोग करके कम किया जा सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, वन विक्षेपण क्या है। देखिए वन विक्षेपण बहुत ईजी है। जब भी किसी प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। मैंने कहा जब भी कोई श्वेत प्रकाश आप कोई भी प्रकाश के ले लो, चाहे सूर्य प्रकाश ले लो, जब सूर्य प्रकाश किसी भी प्रिज्म से होकर गुजारिएगा तो बहुत सारे रंगों में विभक्त हो जाता है। ऐसे रंग आपको टोटल 7 ही होता है, लेकिन ऐसे बशर्ते बहुत सारे रंग को मिला मिलाकर नया नया रंग बना लिया जाता है, लेकिन मेन रंग आपका 7 होता है। बैजानीह पिनाला जिसको बोलते हैं, बैजानीह पिनाला, शॉर्ट नाम है बैजानीह पिनाला। तो मैं आपको जैसे यहाँ पे देखो ये प्रिज्म नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, प्रिज्म जब यहाँ पे व्हाइट लाइट यानी कि श्वेत प्रकाश जब गुजर रहा है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जा रहा है। इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, बैजानी पिनाला, ठीक है ना, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और यही 7 रंग आपको क्या कहलाता है, वन विक्षेपण कहलाता है। तो वन विक्षेपण का डिफिनेशन कैसे लिखिएगा, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, इसी को हम लोग वन विक्षेपण कहते हैं। चलो देखते हैं, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 अवयवी रंगों में, अवयवी मतलब अलग अलग रंगों में, अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं। हाँ या ना, वो दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन कहा गया, देखो सेम डिफिनेशन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, और क्यों। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाती है और क्यों होती है। तो सीधा आप डिफिनेशन लिखोगे मेरे दोस्त, क्या कि जब वहां पर श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है कि कितने रंगों में विभक्त हो जाती है। यहाँ पे कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, पहला डिफिनेशन। क्यों, रीजन, तो क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। अलग अलग रंगों का प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है, जिससे कांच के प्रिज्म में प्रकाश, जब कांच के जो प्रिज्म में प्रवेश करता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है ना। और सभी का प्रकाश अलग अलग होता है। जब भी कांच के प्रिज्म से जब कोई प्रकाश गुजरता है, उसमें प्रवेश करता है, सभी रंग अलग अलग बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो 1989 1993 के एग्जाम में पूछा गया है। और याद रहे इस बार जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा, 2024 के एग्जाम में पूछा था। एक पहले आपको 1999 में क्वेश्चन पूछा, 1999 में, 1999 के बाद लगभग 22 से 23 साल बाद, याद रखना 23 साल बाद, 24 साल बाद, 24 साल बाद 2024 में देखो 1999 में क्वेश्चन पूछा गया कि दृष्टि दोष क्या है। 12 की बात कर रहा हूं। दृष्टि दोष किसे कहती हैं और यह कितने प्रकार के होता है, वर्णन कीजिए। यह दृष्टि दोष सबसे पूछा गया था 1999 में, और उसके बाद डायरेक्ट 2024 में पूछा। 1999 में पूछा, फिर डायरेक्ट 2024 में पूछा। लगभग यह मान लो कितने 24 वर्ष का अंतराल है इसमें, टोटल 24 वर्ष या 23 वर्ष का अंतराल है। इतने दिन बाद यह क्वेश्चन पूछा गया फिर से, और इसके बीच में एक बार भी नहीं पूछा गया। 2024 के क्वेश्चन आपको लीड के देखना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष का वर्णन करे पूरी अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, 19 नंबर क्वेश्चन कि वन विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। वन विक्षेपण क्षमता क्या है, तो देखिए वन विक्षेपण क्षमता को कोणीय वन विक्षेपण तथा मध्य वन विक्षेपण के अनुपात के रूप में परिभाषित करती है। जस्ट क्वेश्चन पढ़ाए थे, डबल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर करें। आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर क्या है, चलिए देखते हैं। तो यह क्वेश्चन 2010-2020 के एग्जाम पूछा गया, आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए आवर्धन हमारा रेखीय आवर्धन होता है, जबकि आवर्धन क्षमता हमारा कोणीय आवर्धन होता है। आवर्धन क्षमता क्या हमारा
कोणीय आवर्धन है, लेकिन आवर्धन हमारा रेखीय आवर्धन होता है। सेकेंड पॉइंट क्या, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब और वस्तु का आकार का अनुपात होता है। जो आवर्धन होता है वो वस्तु और प्रकाश के क्या का वस्तु और प्रतिबिंब के क्या होता है, प्रतिबिंब के आकार का अनुपात होता है। यानी कि प्रतिबिंब और वस्तु के आकार का अनुपात हमारा आवर्धन होता है। लेकिन आवर्धन क्षमता क्या है, यदि क्या प्रतिबिंब और वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण का अनुपात होता है। आवर्धन और आवर्धन क्षमता में थोड़ा सा अंतर है। आवर्धन क्या है, रेखीय आवर्धन है। आवर्धन क्षमता क्या है, कोणीय आवर्धन है। आवर्धन जो होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब और वस्तु के द्वारा बनाया गया कोणों का अनुपात होता है, यानी कि वस्तु का आकारों का अनुपात होता है। जबकि आवर्धन क्षमता की बात करें, आवर्धन क्षमता जो होता है प्रतिबिंब और वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण का अनुपात होता है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, आवर्धन को हम लोग स्मॉल v द्वारा सूचित करते हैं। सॉरी, v जो हमारा वेग है ना, तो आवर्धन को v वेग बढ़ने के अगर वेग बढ़ेगा तो मान बढ़ता है। आवर्धन में वेग बढ़ने से मान बढ़ेगा, लेकिन आवर्धन क्षमता में वेग बढ़ने के मान घटता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट था, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मतलब 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्य का द्वारक छोटा क्यों होता है। और ये भी क्वेश्चन आपको बता दें कि 1999, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 1999 में पूछा गया क्वेश्चन, और 2024 के मॉडल पेपर में डाल दिया था। 2024 का जो मॉडल पेपर आया था ना, उसमें ये क्वेश्चन इन्वॉल्व किया गया था। मेरे को देखो हर एक चीज याद रहता है। देखो आप देखोगे यह क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 1999 में पूछा गया, उसके बीच में कभी ना मॉडल पेपर में आया ना एग्जाम में पूछा गया। डायरेक्ट 2024 में देखा गया कि भाई मॉडल पेपर में डाला गया। अब 2024 में जब मॉडल पेपर में डाला गया या बोर्ड के नजर में आ चुका है एक बार क्वेश्चन, जब बोर्ड के नजर में एक बार फिर क्वेश्चन आ जाता है ना, क्वेश्चन पूछने का चांस बन जाता है। ठीक है, 2024 के मॉडल पेपर में यह क्वेश्चन डाला गया था। क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन डाला गया था कि सूर्योदय यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्य का द्वारक छोटा क्यों। चलो इसको देखते हैं। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम निकट वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, संयुक्त मतलब एक साथ मिला हुआ, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है ना, वह हम किसी निकट की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। क्या कहा, जो निकट वस्तु रखा है उसको हम देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना, हाँ करते हैं। यदि अभिदृश्य का द्वारक बड़ा होगा, अभी बताओ, अगर अभिदृश्य का द्वारक बड़ा होगा, अगर यह द्वारक बड़ा होगा, क्योंकि निकट की वस्तु को देखना, अगर द्वारक बड़ा होगा, जब यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया तो जब आएगा तो पूरा दिशा में फैल जाएगा। ठीक है ना, पूरा दिशा में फैल जाएगा, हाँ या ना। आप देखना, एक बहुत सारा वेपर लाइट देखना, बहुत सारा। डॉक्टर क्या करता है, आप देखना, आंख कला नाक किसे होता है, तो डॉक्टर जो देखता है बेसिकली वो एक चीज रखे हुए है, एक टॉर्च रखे हुए थे नाक में, आंख में देखने के लिए अच्छा से। प्रकाश तो इसे चारों तरफ है, फिर भी वो इसे गलफारा फाड़ता है और दांत को देखता है। तो टॉर्च क्यों मारता है, क्योंकि टॉर्च जो हमारा क्या है, वो एक छोटा सा प्रकाश देता है, एक वर्ण में देता है। ठीक है ना, छोटा सा, उसका द्वारक काफी छोटा होता है, इसलिए वो काफी चमकीला नजर आता है कोई चीज वस्तु देखने पर। और वही जब प्रकाश जब अगल बगल में हमारे बढ़ रहे हैं, ये पूरे प्रकाश को फैला रहे हैं चारों तरफ, हाँ या ना, बिल्कुल। चलिए, वही कहा गया, जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग निकट की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। यदि अभिदृश्य का द्वारक बड़ा होगा तो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण बड़े क्षेत्र पर फैल जाएगा। अगर एक वस्तु छोटी से बड़े क्षेत्र पर फैल जाएगा तो उसका तीव्रता घट जाएगी, उसको आप देख नहीं पाओगे। और वही प्रकाश एक जगह फोकस करेगा तो आराम से आप देख पाओगे, हाँ या ना। तो बड़े क्षेत्र पर फैल जाता है, ठीक है ना, फैल जाता है, जिससे उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, जिससे उसकी तीव्रता कम हो जाती है। यही कारण है कि अभिदृश्य का द्वारक छोटा होता है, छोटा होता है, ताकि वस्तु से आने वाली प्रकाश की जो वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो ज्यादा दूर फैले नहीं, और प्रकाश हमको वस्तु चमकीला नजर आए और आराम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वुस्टर का नियम लिखे। वुस्टर का नियम काफी बार पूछा जाता है, और वुस्टर का नियम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो वुस्टर का नियम पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि वुस्टर के नियम को। दोस्त बारिश आ गई, कोई नहीं, चलो अच्छी बात है, आनी चाहिए। तो वुस्टर का नियम क्या है, तो वुस्टर का नियम जो किसी अपूर्णांक उसके टेंजेंट के बराबर होता है, सीधा कहता है इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपूर्णांक, मैंने बताया किसी माध्यम का अपूर्णांक ध्रुवन कोण यानी कि टेंजेंट टेन, ध्रुवन कोण टेंजेंट यानी कि टेन जिसको बोलते हैं ध्रुवन कोण की स्पर्शज्या के बराबर होती है। मैंने कहा
कि इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम, चाहे कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, निर्वात हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये कहा गया इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवन कोण के स्पर्श या टेंजेंट के बराबर होता है। तो मान लेते हैं हमारा अपवर्तनांक म्यू है और ध्रुवन कोण tan, यानी कि टेंजेंट tan IP के बराबर होता है। जो आपके सामने दिख रहा है म्यू इक्वल टू tan IP, यह ध्रुवन कोण होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? बूस्टर का नियम होता है। और ऑब्जेक्टिव में खूब पूछेगा बूस्टर का नियम के लिए सूत्र क्या है, तो म्यू इक्वल टू tan IP। इसको आप जरूर याद रखिएगा, काफी काम आएगा आपको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं मेरे दोस्त, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका, मरीचिका क्या है। देखिए कभी कभी गर्मी के मौसम में एक चीज आपको देखने को मिलता है। देखिए गर्मी के मौसम में कभी कभी देखिएगा कहीं आग लगा हुआ है, आपको ऐसे धुंधला एकदम चमकता नजर आएगा कि आग लगा हुआ एकदम खूब धूप निकला हो, तो वो आंख को दृष्टि भ्रम होता है। वो दृष्टि भ्रम होता है, मैंने दृष्टि का जो आंख का एक भ्रम होता है, वहां पे कुछ है लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्या हुआ देखिए, देख गर्मी के दिनों में कुछ वस्तुओं का उल्टा प्रतिबिंब प्रक्षेपित होता है। कुछ वस्तु जो होती है उसका प्रतिबिंब उल्टा प्रक्षेपित होता है। कैसा होता है? उल्टा प्रक्षेपित होता है, ठीक है ना, उल्टा प्रक्षेपित होता है। तो उसे उस स्थान पर जलाशय होने का संभावना होता है। उस स्थान पर जलाशय मतलब बुझाएगा जल रहा है कुछ, वहां पर जल आग लगल है, जलना है, ठीक है ना, जलाशय होने की संभावना होती है। और जलाशय की स्थिति दृष्टि भ्रम, ये दृष्टि भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे आग लगा हुआ, दृष्टि का भ्रम होता है। इसी दृष्टि भ्रम को हम लोग मरीचिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मृग मरीचिका कहते हैं। और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। और एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथ में एक और चीज बता दे, आप भी कुछ इनकम करना चाहते हो, आप लोग यहाँ पर इंस्टा पे आना, मैसेज करना, सर हमें भी पॉकेट खर्चा निकलवा दीजिए। उसके लिए आपको हम एक चीज बताएंगे जिससे आप खर्चा निकाल सकते। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में अगर यहाँ पर 400 रुपया अगर लगाते हो तो अच्छे से अच्छे नंबर, सॉरी मतलब क्या बोलते हैं, 400 रुपया उसमें लगाते हो ना, आराम से डेली का 100-150 रुपया उसमें आप निकाल सकते हो और आप डेली का पॉकेट खर्चा निकाल सकते हो, ठीक है ना। आप आधे घंटे 10 मिनट मेहनत कर, मेहनत कुछ नहीं करना है, मोबाइल चलाकर, ठीक है ना। उसके लिए इंस्टा पे आना चाहूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, इससे पहले अधिकतम टीचर मैं बता दूं, अधिकतम टीचर लगभग 90% टीचर 2024 से पहले यह क्वेश्चन को नहीं पढ़ाता था, ठीक है। 90% टीचर क्या करते थे, दृष्टि दोष 12th में नहीं पढ़ाते थे। और नहीं पढ़ाने का रीजन क्या था मेरे दोस्त? यही रीजन था क्योंकि पूछता नहीं था कहीं, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ना होता है दृष्टि दोष। लेकिन 2024 में क्या किया, पूछ दिया क्वेश्चन 5 नंबर, ठीक है। क्योंकि देखो पहले पूछता था 2000 ईस्वी 1999 से पहले 1999 तक ये क्वेश्चन पूछता था। 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको प्रूफ दूंगा, टेलीग्राम पे आना, मैं एक फोटो खींच के भेजूंगा। यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया। क्वेश्चन पूछता है कि दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होती है और इसकी व्याख्या करें। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, 2024 में पूछा है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ऐसे 10th में तो पढ़े ही है। चलिए क्या होता है दृष्टि दोष क्या है, देखिए कई कारणों से नेत्र, कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अब कारण इसमें फिक्स नहीं है कि क्या कारण है। तो कई कारणों से, क्या कहा, कई कारणों से कोई वस्तु यानी कि कई कारणों से नेत्र, नेत्र मतलब आंख, आंख बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं देख पाता है। स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है, यानी कि इसका स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है उसकी आंख पर, उसकी रेटिना पर नहीं बन पाता है। यही कमी, ऐसे ही कमी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। देखो डिफिनेशन अपना तरीका से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, क्योंकि डिफिनेशन जब तक अपना से नहीं बनाओगे ना, अपना से बनाया गया चीज बहुत अच्छा लगता है, दूसरे के बनाया खराब ही लगता है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित वस्तु, निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, इसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसे मुख्यतः 3 प्रकार को ही पढ़ना होता है। एक जो अबिंदुकता है, जिसको हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, उसको कम पढ़ता है लोग, ठीक है ना। हम ऐसे 3 प्रकार के ही लिखे हैं, लेकिन एक जो लास्ट वाला प्रकार बच जाता है। ऐसे दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको ऐसे यहाँ पे 3 प्रकार लिखा हुआ है, लेकिन आप जान लीजिए 4 प्रकार, ठीक है ना। एक तो आपका होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष, एक होता है अबिंदुकता।
इसको एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है, ठीक है ना, जो उसको भी बता देंगे, टेंशन। तो यह प्रकार हुआ। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आपके पास आता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष आपको सिर्फ इतना लिखने से, अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण क्या है, इसका उपचार क्या है। इसमें 3 टॉपिक है। पहला तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसका कारण क्या है, अगर दोष किसी का हो जाए तो क्या कारण हो सकता है, इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो दृष्टि दोष समझिए। देखो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष में कोई व्यक्ति, इस दोष के कारण कोई व्यक्ति निकट स्थित वस्तुओं स्पष्ट रूप से देख पाता है। कहा निकट स्थित वस्तुओं को क्या करता है, स्पष्ट रूप से देख पाता है, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। मैंने आपसे फिर से कहा कि निकट दृष्टि दोष, थोड़ा सा सुनने में क्या लगेगा आपको, अजीब सा लगेगा, भाई आपने बोला कि निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष बोल रहे हो, निकट की वस्तु को देख पा रहा है। जी बिल्कुल, यह उल्टा डिफिनेशन थोड़ा होता ही है इसका। अगर निकट दृष्टि दोष कहा जाए तो निकट दृष्टि दोष क्या है, वैसे दोष है जिसमें निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते। क्या कहा, जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाए और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाए, इसी को निकट दृष्टि दोष कहते। मैंने कहा समझो कि कोई व्यक्ति जब निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पा रहा है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष का 2 कारण है। क्या कारण है, देखिए दोष का कारण, निकट दृष्टि दोष के 2 कारण है। सबसे पहला कारण क्या है समझिए, देखिए लेंस यानी कि नेत्र लेंस, चार्जर, 1 मिनट मेरे दोस्त, 1 मिनट रुक जाओ। चलिए देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, मतलब अगर किसी को हो गया, क्या रीजन हो सकता है उसको, भाई रीजन तो पता होना चाहिए, कोई चीज होता है उसका एक कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो निकट दृष्टि दोष का 2 रीजन है। तो देखिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को बढ़ जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अगर बढ़ जाती है, अगर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, ठीक है ना, अब वो नेत्र लेंस जो है हमारा और उसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। इस वजह से क्या होगा, जब दूरी बढ़ जाएगी उससे क्या होगा, जब प्रकाश किरण जब पड़ेगा रेटिना पर तो बेसिकली रेटिना से पहले फोकसित हो जाता है। देखो यहाँ पे इसको फोकसित यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे प्रकाश जब यहाँ से गया तो यहाँ से क्या करेंगे मेरे दोस्त, अगर सिंपल क्या है, जब प्रकाश यहाँ पे जाएगा तो यहाँ उत्तल लेंस बना होता है, यहाँ आंख होता है उत्तल लेंस, इस प्रकार प्रकाश पड़ता है, इस प्रकार से इसको फोकसित यहाँ पे होना चाहिए। इसको फोकसित कहाँ होना चाहिए, देखिए ये हमारा नेत्र लेंस है, प्रकाश गया यहाँ पर, यहाँ से गया, इसको यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे प्रतिबिंब बनाना चाहिए, यहाँ पे भी जाकर इसको यहाँ पे बनाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, इसका खराब हो गया। क्या खराब हो गया, इसका नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसकी दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ने की वजह से यह पहले ही फोकसित हो जाती है यहाँ पे, बेसिकली कहाँ फोकसित हो जाती है, यहाँ पे फोकसित हो जाती है, और यहाँ पे प्रतिबिंब बन पाता है, और हमारा बनना चाहिए यहाँ पे, और इस वजह से हम वस्तु नहीं देख पाते। इसलिए हम क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग कर लेते हैं। और अवतल लेंस क्या है हमारे, देखो मेरे दोस्त, अवतल लेंस का उपयोग कर लेते हैं, जिससे यह प्रकाश को थोड़ा नीचे कर देता है और आराम से फिर हमको रेटिना पर प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो इसका निकट दृष्टि दोष क्या है और उपचार क्या, समझिए। पहले कारण समझ लीजिए, इसका नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को बढ़ जाता है, सबसे पहला। दूसरा का कारण क्या है, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जो नेत्र लेंस है उसकी आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा, ये मोट हो जाएगा, फिर भी हो सकता है आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। आवश्यकता से अधिक अगर मोटा हो जाएगा जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, इस वजह से इसका दोष हो सकता है। ठीक है, 2 कारण है। इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, इसका निवारण हम कर सकते हैं। याद रखना, निवारण, इस दोष का दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। अगर हमको निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस से बने चश्मा का उपयोग करके इसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दूर दृष्टि दोष क्या है, बहुत ईजी है, इसको भी पढ़ना बहुत ईजी है। देखिए दूर दृष्टि दोष क्या है, इस दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इसे हम दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं के स्पष्ट देख पा रहा है, दूर उसको साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन निकट उसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पा रहा है, इसको दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण क्या, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को कम हो जाता है। क्या होता है,
निकट दृष्टि दोष में अधिक हो जाता है और दूर दृष्टि दोष में कम हो जाता है, ठीक है ना, कम हो जाता है। और सेकेंड कारण हो सकता है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, क्यों बहुत पतला हो जाएगा, इससे रेटिना में प्रतिबिंब न बनकर रेटिना से बाहर भाग जाता है। देखो यहाँ पे बन जा रहा है प्रतिबिंब इसका, यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे है ना, इस वजह से इका जब यहाँ पे उत्तल लेंस हो जाएगा तो यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ से खसक के यहाँ पे चला आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सबसे पहला कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को कम हो जाना, या हो सकता है नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ने की वजह से वो बाहर चल जाती है, ठीक है ना, अधिक अंदर चल जाती है, ठीक है। और इसका उपचार हम कर सकते हैं, इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, तो दूर दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मा का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस से बने चश्मा का उपयोग करके इसको दूर कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है आपके पास जरा दृष्टि दोष। देखो जरा दृष्टि दोष में क्या है, यह इसके लिए ना तो निकट की वस्तुओं देख पाता है ना दूर की वस्तुओं देख पाता है। जब कोई व्यक्ति ना निकट की वस्तुओं के स्पष्ट देख पा रहा है ना दूर की वस्तुओं के स्पष्ट देख पा रहा है, तो इस दोष को हम लोग कहेंगे जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि के दोष का कारण क्या हो सकता है, इसका कारण क्या है, इसके कारण इस दृष्टि दोष में इस दृष्टि दोष का मुख्य कारण यहाँ पे सिलियरी मांसपेशियां, जो सिलियरी मांसपेशियां को ठीक से कार्य नहीं करना, ये ठीक से कार्य नहीं करता है, या यह नेत्र दोष प्राय अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को होता है। सिंपल होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति में सिलियरी मांसपेशियां अच्छा से काम नहीं कर पाता है, ठीक है, या और अच्छा से नहीं काम कर पाता है, तो हमारा कौन सा दोष होता है, जरा दृष्टि दोष हमको उत्पन्न हो जाता है। और यह बेसिकली किस में देखा जाता है, तो अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में, जो ज्यादा उम्र है 60, 70, 80, 90 वर्ष हो गया, तो निकट व दूर वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, ही रीजन, ठीक है। और इसका उपचार क्या है, उपचार हमारा इसका हो सकता है कि इसके में बाइफोकल लेंस, जिसको द्विउत्तल लेंस भी कह सकते हैं, बाइफोकल लेंस को द्विउत्तल यानी कि उत्तल एवं अवतल दोनों से बने लेंस का उपयोग करके इसको दूर कर सकते हैं। इसको बाइफोकल लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, बाइफोकल लेंस, ठीक है ना। और जरा दृष्टि दोष का हम निवारण करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। मैं फिर से एक बार मैं सबको दोहराता हूं, समझना। निकट दृष्टि दोष क्या है, जब निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है। इसका हम उपचार करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या हो गया। दूर दृष्टि दोष की बात करें, दूर दृष्टि दोष क्या है, जब हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, इसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या है, जब कोई व्यक्ति ना दूर की वस्तुओं को देख पाता है ना निकट की वस्तुओं को देख पाता है, तो ऐसे दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष का उपचार के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस द्विउत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। यह आपको क्वेश्चन 5 नंबर में 2024 में पूछा गया था। और इससे पहले जितना क्वेश्चन पढ़ाए थे सभी ना कभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा ही गया है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देख लेते हो तो आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखना। और इस चैप्टर का जो भी डेरिवेशन क्वेश्चन, आपको 6 डेरिवेशन है, 6 डेरिवेशन आपको पढ़ाएंगे, जो 6 डेरिवेशन में से आपको 2 डेरिवेशन आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि 6 डेरिवेशन आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। बेसिकली ऐसे नॉर्मली तौर पे तो आपको लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र और ये सब आपको 10th में ही पढ़ा दिया जाता है, तो उस समय नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे याद रखना। जो 10th में जो पढ़ा दिया गया बेसिक में पढ़ना है वो चीज मैं छोड़ूंगा, जो यहाँ पे प्रॉपर 12th में पढ़ना है उसी को हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 10th लेवल का इसमें क्वेश्चन जो भी है उसको हटा दिया गया है, और जो आने वाला क्वेश्चन होते हैं जो इसमें पढ़ता है वही पढ़ाएंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा इसमें अलूल जलूल पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा, ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।